नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 2 संधि प्रकरणम पढ़ेंगे। संधि के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने प्रथम भाग में संधि के बारे में पढ़ा था। संधि के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के कुछ भेद जो थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम अयादी संधि से पढ़ेंगे। कौन सी संधि से पढ़ने वाले हैं? अयादी संधि से। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ इन संधि के नियम ही बताए गए हैं कि कौन सा स्वर आने पर उसके स्थान पे कौन सा स्वर हो जाएगा और उसके उदाहरण दिए गए हैं, वो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अयादी संधि एच अर्थात ए ओ आई औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो क्रमशः ए का आई, ओ का आई, ओ का औ और आई का आई तथा औ का आव हो जाता है। यह अयादी संधि का नियम है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे ए कोई भी स्वर आए तो आए। ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो क्या बनता? आए। जैसे कि हरे धन ए तो हरे ही बन गया, हरे ही बन गया। इसी प्रकार ओ धन कोई भी स्वर आए तो आय हो जाता, जैसे विष्णु धन ए तो विष्णवे हो गया। इसी प्रकार आई धन कोई भी स्वर आए तो आय, यानी कि नए धन अकह तो नाय कह बन गया। इसी प्रकार आउ धन कोई भी स्वर आए तो आव, यानी पाऊ धन अकह तो पाव कह बन गया। इसी प्रकार एक एक उदाहरण और भी इधर दिए गए हैं इन सभी के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे शे धन अनमन तो शैनम बन गया। भानो धन ए तो भानवे बन गया। गाय धन अकह तो गाय कह बन गया। धाव धन अकह तो धाव कह बन गया। इसी प्रकार पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि है पद का अंतिम वर्ण ए अथवा ओ हो और उसके बाद आने वाले वर्ण ए हो तो अयादी संधि न होकर पूर्व रूप संधि हो जाती है। अब इसमें क्या नियम बताया पूर्व रूप संधि का, कि पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा ओ हो और उसके बाद आने वाले वर्ण यानी कि ए हो तो उसका क्या हो जाता है, वो अयादी संधि न होकर पूर्व रूप संधि हो जाती है। अपूर्व पद ए या ओ के बिना परिवर्तन मिल जाता है। ओ के बिना परिवर्तन मिल जाता है तथा पहचान के लिए अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। पहचान के लिए कौन सा चिन्ह लगा दिया जाता है? अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे सो धन अपि तो सोपी, सो धन अपि तो सोपी, के धन अपि तो केपी, ते धन अत्र तो तेत्र। इसी प्रकार सो धन अपि तो सोपी, को धन अपि तो कोपी। ये इसके उदाहरण हैं। पर रूप संधि देखेंगे हम। प्रथम पद अकारांत उपसर्ग हो तथा बाद में ए अथवा ओ से शुरू होने वाला क्रियापद हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए अथवा ओ हो जाता है। ए अथवा ओ हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, इसका उदाहरण भी दिया गया। जैसे प्र धन एषणम तो क्या बन गया? प्रेषणम। क्या बना? प्रेषणम बन गया। इसी प्रकार प्र धन एष्यति तो प्रेष्यति बन गया। क्या बन गया? प्रेष्यति बन गया। अवधन ओष्टि तो क्या बन गया? अवोस्ति बन गया। क्या बना? अवोस्ति बन गया। ये इसके उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि देखेंगे हम। प्रकृति ही भाव संधि को हम प्रगृह्य संधि भी कह सकते हैं। प्रगृह्य संज्ञा युक्त वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती। यदि कोई भी स्वर होता है इसके बाद में, यानी संज्ञा युक्त वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तो ये संधि नहीं होती है। ध्यातव्य, जब द्विवचन के अंत में ई, उ, ए आदि स्वर होते हैं तब उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। जैसे इसका भी उदाहरण दिया गया, जैसे कवि धन इमाऊ
तो कवि इमौ, लते धन एते तो लते एते, विष्णु धन एतौ तो विष्णु एतौ हो गया। व्यंजन संधि या हल संधि, व्यंजन संधि या हल संधि देखेंगे हम। परिभाषा, यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम स्वरः वा आयति सह व्यंजन संधि कथ्यते। यानी कि व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। निर्देश, व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उनमें से कुछ प्रमुख भेदों का निरूपण यहाँ किया गया है। उनमें से जो कुछ मुख्य भेद हैं उनके बारे में ही यहाँ बताया गया है। सबसे पहले अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि है, मो अनुस्वार है भी कह सकते हैं हम इसको। यदि पद के अंत में म हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। मैं का अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में यदि मैं हो और आगे स्वर आए तो मैं स्वर के साथ मिल जाता है। मैं स्वर के साथ मिल जाता है, अनुस्वार नहीं होता। मैं स्वर के साथ मिलने के बाद में फिर अनुस्वार नहीं होता है। जैसे कि मैं धन व्यंजन बराबर अनुस्वार। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप, सत्यम धन वध, तो सत्यम वध हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और भी है, सम धन आचार है तो समाचार है हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और भी है, दिवम धन गत है तो दिवंगत है हो गया। अयम धन अपि तो अयम अपि हो गया। किम धन चित तो किंचित हो गया। किम धन इति तो की मिति हो गया। सचुत्व संधि, सचुत्व संधि ही देखेंगे हम। अब इसका नियम क्या है, इसमें बताया कि स तथा त वर्ग, स तथा त वर्ग गए न त थ द ध न के साथ श और च वर्ग यानी च छ झ झ ञ में से कोई वर्ण हो तो स का श तथा त थ द ध न का क्रमशः च छ ज झ ञ हो जाएगा। ये इसका है नियम। इसके उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे रामस धन शेते तो रामस शेते बन गया। सत प्लस जन है तो सज्जन है बन गया। सत धन चित तो सच्चित बन गया। उत धन उज्ज्वल है तो उज्ज्वल है बन गया। सटुत्व संधि, सटुत्व संधि देखेंगे हम। अब इसका क्या नियम है वो भी देख लेते हैं हम कि स तथा त वर्ग, स तथा त वर्ग का मतलब यानी कि पांचों वर्ण त की लाइन के साथ श तथा श या ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ न का योग हो तो श का स बन जाएगा। ये जो स है उसका क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। और त थ द ध न ये जो लाए है वर्ग है त वर्ग क्रमशः इसका ट वर्ग में हो जाएगा। क्रमशः त वर्ग में का पूरा किसमें? त वर्ग में हो जाएगा। जैसे ट ठ ड ढ ण हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे रामस धन षष्ठ है तो रामष्ठ है बन गया। तत् धन टीका तट्टिका बन गया। इसी प्रकार रामस धन टीकते तो रामस टीकते बन गया। कृष्ण धन है तो कृष्ण है बन गया। कृष्ण धन त है तो कृष्ट है बन गया। ये इसके उदाहरण हैं। आगे देखिए जस्त्व संधि, जस्त्व संधि के भी हम कुछ नियम देखेंगे यहाँ पे कि पद के अंत में यदि झल अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण और श स है में से कोई हो तथा उसके पश्चात य र य व र है या स्वर हो तो झलों के स्थान पर उसी वर्ग का वर्ण आ जाता है। झलों के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण आ जाता है। अर्थात जैसे क च ट त प
के स्थान पे क्रमशः क्या हो जाता है, जैसे ग ज, जैसे क आता तो इसके स्थान पे ज ग हो जाता है, क के स्थान पे ग हो जाता है, और च के स्थान पे ज हो जाता है, ट के स्थान पे ड हो जाता है, त के स्थान पे द हो जाता है, और प के स्थान पे ब हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, इसमें उदाहरण के अनुसार भी हम समझ सकते हैं। जैसे दिग्धन अंबर है तो दिगंबर है, सत प्लस सद धन आचार है तो सदाचार है, वाग धन ईश है तो वागीश है, जगत धन ईश है तो जगदीश है, अच धन अंत है तो अजंत है, दिग धन अंत है तो दिगंत है, यत धन राघव है तो यद्राघव है, यद्राघव, टिक धन दिग धन जाल तो दिग्जाल बन गया, वाग धन जाल तो वाग जाल बन गया। अब आगे देखेंगे हम विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि पढ़ेंगे हम, परिभाषा पढ़ेंगे। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा सह विसर्ग संधि कथ्यते। यानी विसर्ग का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने पर जब विसर्ग में कोई विकार यानी परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि भी कितने प्रकार की होती है वो यहाँ देख लेते हैं। सत्व संधि ही होती है। विसर्जनीयस्य सह अर्थात खरी, परे विसर्जनीयस्य सह सयात, यदि विसर्ग के परे यानी पश्चात यानी विसर्ग के बाद यदि च, छ, ट, ढ, त, थ, श, स अथवा स वर्णों में से कोई एक वर्ण आता या कोई एक वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर त, थ आने पर श और च, छ आने पर क्या हो जाता है श, और ट और ठ आने पर श हो जाता है। इसको सत्व संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सत्व संधि कहते हैं। खर का अर्थ है वर्गों के पहले दूसरे वर्ण। खर का अर्थ क्या है? वर्गों के पहले दूसरे वर्ण। निह धन फल तो निष्फल जैसे हो जाता है, इसी को सत्व संधि कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? सत्व संधि कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण और भी दिए गए हैं, वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे विष्णु धन त्रातः तो विष्णु त्रातः बन गया। धनु धन टंकार है तो धनुष टंकार है बन गया। विसर्ग को पहले स होने पर, विसर्ग से पहले इसमें स होने पर ये बना, और विसर्ग को श होने पर ये वाला शब्द बन गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और है। निह धन छल है तो निश्छल है बन गया। विसर्ग को श होने पर, जब विसर्ग का क्या बन गया? श होने पर ये शब्द बन जाता है। रुत्व संधि ही पढ़ेंगे। रुत्व संधि में देखिए सभी, ससजुषोरुहु, यदि पद के अंत में स या सुजश हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है। स के स्थान पे क्या हो जाता है? रू। इस रू के ऊ का लोप होकर केवल र शेष बच जाता है। केवल क्या बच जाता है? शेष र बच जाता है। यदि विसर्ग से पूर्व या विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में विसर्ग का 3, 4 या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कोई स्वर वर्ण हो या य, र, ल, है हो तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि कबीर धन अयम तो कबीरयम, कवि है धन गच्छति तो कबीर गच्छति, कवि है धन जयते तो कबीर जयते। ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? ये सभी ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। आगे देखिए सभी, उत्व संधि देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? उत्व संधि देखेंगे।
अतो रोल प्लुता द प्लुते, यानी अब इसमें पहला नियम है कि जब विसर्ग के पहले ऋस्व ए हो, जब विसर्ग से पहले ऋस्व ए हो तथा विसर्ग के परे यानी कि बाद में भी ए स्वर हो तो विसर्ग के बाद भी आने वाले ऋस्व ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। क्या किसका चिन्ह लगा दिया जाता है? अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि बालकः धन अयम, तो बालकोयम क्या बन गया? बालकोयम बन गया। दूसरा नियम है इसका, यदि विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले ऋस्व ए हो और विसर्ग के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा यानी कि ग, ज, ड, द, ब और चौथा जैसे घ, झ, त, घ, झ, द, ध और मैं, और अगर पांचवा हो तो जैसे अड़, य, हण, न, म अथवा य, र, ल, व, है। इन 20 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग के पूर्व वाले ए तथा विसर्ग दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे बालकः धन गच्छति, तो बाल को गच्छति क्या बन गया? बाल को गच्छति बन गया। इस प्रकार हमने संधि के बारे में पूर्ण पढ़ लिया है। अब हमारे अभ्यास प्रश्न हैं वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।